आज एक बार फिर न केवल करनाल को बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्से जींद है, सोनीपत और रोहतक है, उनका ये सूत्र है कि सबका साथ सबका विकास। तो इस संदर्भ में आज इन परियोजना को उपहार स्वरूप उन्होंने जन कल्याण के लिए, क्योंकि चिकित्सा और शोध सबके लिए बहुत जरूरी है, उन्होंने हमें भेंट की। आज उनका प्रारंभ हुआ है, उनका शिलान्यास हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, धन्यवाद करें और अपने हर्ष के अभिव्यक्ति स्वागत के रूप में करें। हम सबकी तरफ से स्वागत के भाव शॉल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम सबकी तरफ से स्वागत के ये भाव एक विधा के रूप में हम जब प्रयोग कर रहे हैं। आग्रह करूंगा एसीएस मैडम डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सबकी तरफ से ये शॉल भेंट कर हम सबके स्वागत और सत्कार के भाव भेंट करें। आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए। इस प्रेक्षागृह में ये सुखद एहसास हम सबको मिले। अन्य हमारे जो मेहमान आए हैं उनके लिए भी स्वागत स्वरूप आग्रह कर रहा हूं। मान्यवर डॉक्टर साकेत कुमार जी, आप कृपया सबके लिए हम सबकी तरफ से स्वागत स्वरूप ये अंगवस्त्र, ये शॉल भेंट करने का कष्ट करें। सबसे पहले माननीय सांसद महोदय श्री संजय भाटिया जी, श्री विधायक महोदय श्री हरविंद्र कल्याण जी, और इनके अलावा माननीय डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, अन्य विधायक महोदय, आपके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा, कृपया स्वीकार कीजिएगा। श्री राम कुमार कश्यप जी विधायक महोदय, वो किसी कारणवश अभी यहाँ से कहीं अन्यत्र व्यस्तता के फलस्वरूप जाना प्रस्थान करना पड़ा है। डॉक्टर आर.सी. मिश्रा जी एमडी साहब, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन। और मैं अब आग्रह करूंगा माननीय डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी आईएएस एसीएस मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कृपया हम सब की तरफ से स्वागत के संबोधन के स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों का स्वागत करें। आप सब जोरदार तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति का इजहार करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय एमपी करनाल श्री संजय भाटिया जी, आदरणीय और मेरे भाई समान श्री हरविंद्र कल्याण जी, श्री आर.सी. मिश्रा सीएमडी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, वाइस चांसलर पीजीआई रोहतक डॉक्टर अनीता सक्सेना, डीजी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर साकेत कुमार, यहाँ पे अन्य स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के डायरेक्टर साहिबान जो उपस्थित हैं, डॉक्टर गर्ग, डायरेक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर करनाल, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिय स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड सपोर्टिंग इन पीपल इन द मेकिंग एंड मीडिया के जो यहाँ पे पर्सनल उपस्थित हैं, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है आज माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत करने में। ये मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं, मैं समझती हूँ हरियाणा की में चिकित्सा और चिकित्सा अनुसंधान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, जब 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो पूरे स्टेट भर में स्थित है और लगभग 821 करोड़ की लागत और जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है हरियाणा सरकार, उनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि इस बात का स्वागत आप लोग सब भी एक राउंड ऑफ जोरदार तालियों के साथ करें। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अभूतपूर्व प्राथमिकता दी है। और ये कई चीज़ों से पता चलता है, इसके कई मापदंड हैं। मैं बस मोटी मोटी तौर पे बताऊंगी कि 2014 में जहां लगभग सिर्फ 700 सीट्स थी MBBS की, आज वही लगभग 2200 है और अगले 3 साल में ये नंबर 3000 से ऊपर होने की संभावना है। 6 मेडिकल कॉलेज थे सिर्फ पूरे प्रदेश में 2014 में, आज वही फंक्शनल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 15 है और 9 ऐसे प्रोजेक्ट्स एंड मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो अगले 4 महीने से लेकर 2 साल तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा निवेश किया है सरकार ने, एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेकर चले हैं। और जो हमारे लिए लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है कि हम उत्तम चिकित्सा शिक्षा भी प्रदान करें अपने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो पैरामेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऑल मतलब एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेकर, और उसके साथ साथ आधुनिक और अफोर्डेबल पेशेंट केयर भी उपलब्ध कराएं हरियाणा के लिए। तो ये हमारा लक्ष्य है। इसी को और आगे बढ़ाने के लिए जो आज 5 प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास किया है, सबसे पहले तो कल्पना चावला का ही फेज़ 2, जिसमें 170 करोड़ की जो मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, जिसमें रेजिडेंसेस, हॉस्टल्स, वो सब ऐड होंगे, एक क्लब हाउस ऐड होगा। तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज को जो मेरा मानना है वो एक अपने आप में एक पूरी कम्युनिटी होती है, एक पूरी सोसाइटी होती है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम चाहे फेजेस में उसको हम पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसके अलावा खानपुर कला मेडिकल कॉलेज में फेज 3 जो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है 419 करोड़ का, उसका भी शिलान्यास रखा है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसमें भी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी कॉलेजेस, हॉस्टल्स एंड डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स रेजिडेंसेस भी शामिल हैं। इसके अलावा रोहतक PGI में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न प्राइवेट वार्ड का पत्थर रखा है। इसमें 492 जनरल वार्ड बेड्स ऐड होंगे और 109 प्राइवेट वार्ड बेड्स ऐड होंगे। एंड एज आई सेड, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी। रोहतक PGI रोहतक हमारा फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट है, पुराना भी है, तो इसमें निरंतर इस मॉडर्नाइजेशन की भी आवश्यकता है और ये इसी ओर एक कदम है। और 2 और प्रोजेक्ट्स हैं। कुटेल की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी एक प्राइवेट वार्ड का पत्थर रखा है, और सफ़ीदों में जहाँ पे हमारा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑलरेडी चल रहा है, पर वो गवर्नमेंट कॉलेज में चल रहा है, उसकी अपनी कैंपस या बिल्डिंग नहीं है, तो उसका भी पत्थर आज रखा है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने समय दिया, उनके आने से हमेशा हमें और ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, और हम कोशिश करेंगे कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को ही एक बहुत ही समयबद्ध तरीके से और गुणवत्ता में को ध्यान रखते हुए पूरा कराएं। एक बार फिर आपका स्वागत है सर, और धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद श्रीमती सुमिता मिश्रा जी IAS। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी का स्वागत किया है और आज के इस कार्यक्रम पर संक्षेप में जानकारी यहाँ पर हमें दी है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए मैं आग्रह करूँ आप सबके बहुत चहेते सांसद महोदय श्री संजय भाटिया जी से, कृपया आप आएँ और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद मंच संचालक महोदय। मैंने किसी अधिकारी को इतनी अच्छी हिंदी और शुद्ध हिंदी में बोलते हुए पहली बार सुना है। सुमिता जी बहुत अच्छा बोले आप। हम सबके अपने मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा के लिए तो हम कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, लेकिन करनाल के लोग भाग्यशाली हैं, वो कहते हैं अपना मनोहर लाल, हमारा मनोहर लाल। कोई कुछ बोलता है, बुजुर्ग कुछ बोलते हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं, हमारा सौभाग्य है। लेकिन आपकी इस बात की तारीफ है कि आपने पूरे हरियाणा का बन के सब जगह ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और इस काम के अंदर सभी अच्छे अधिकारियों ने आपका साथ भी दिया। साकेत जी बैठे हैं, हमारी VC मैडम सक्सेना जी बैठी हैं, RC मिश्रा जी मेरे मित्र हैं वो बैठे हैं, और बहुत ही हमारे सज्जन और नेक, मैं कहूँगा कि जिनको देख के ही मन प्रसन्न होता है, ऐसे घरोंडा के हमारे विधायक हरविंदर कल्याण जी, और मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में हर जगह हर एक की सुनने वाले ऐसे मेरे छोटे भाई संजय बटला जी, मेरी बहन रेनू बाला जी, मैं सबका नाम ले सकता हूँ। अग्गी जी बैठे हैं यहाँ पर, कृष्ण जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को इस बात की है
कि यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं। पानीपत में मोदी जी ने शुरुआत करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि बेटियां पहले नहीं पढ़ती थी या बेटियां थी, पढ़ती थी, लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि जब पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, खुद के माँ बाप, जब एक बेटी पहले हो तो दूसरी बेटी के जन्म में उनको दिक्कत होती थी, वो अबॉर्शन करवाते थे। ये और कोई शर्म भी नहीं करते थे, खुल के बताते थे। लेकिन मोदी जी के आह्वान के बाद मैं समझता हूं कि उसके अंदर रोक आई और आज मतलब लाखों में कोई एक आधा केस होता होगा दूर दराज में, लेकिन पूरी तरह से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस काम को हरियाणा के अंदर मुस्तैदी से, हरियाणा में ही नहीं, यूपी के, पंजाब के जाकर भी इनको रेड करनी पड़ी, इन्होंने की। हमारी मीटिंग होती है सांसदों की, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मुझे बड़ा गौरव का अनुभव होता है। वो बोलते हैं कि पूरे देश में सभी प्रदेशों ने अच्छा काम किया, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, अगर केंद्र की कोई योजना की भी बात हमने रखी है, केंद्र की योजना तो पूरे देश में लागू होती है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो 100% नहीं 110% उसको लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम हरियाणा के हैं और मुख्यमंत्री हमारे अपने हैं। आज भी आप देखो, मिश्रा जी मैडम एक बात कर रही थी कि निवेश किया, इन्होंने एक बहुत बड़ा निवेश किया। मुझे एग्जैक्ट थोड़ा ज्यादा हिंदी भी नहीं आती, ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। निवेश कई बार किया जाता है लाभ की दृष्टि से, लेकिन अच्छा ठीक है, सामाजिक, हाँ मैं वही कह रहा हूं कि ये उन्होंने एक सोशल काज के लिए ये पैसा लगाया है, सोशल काज के लिए पैसा लगाया है। इससे कोई मुख्यमंत्री वापसी की नहीं सोच रहे। मुझे लगता है कि जो इन्होंने एक काम किया कि मेरिट पे नौकरी, मेरिट का मतलब आप बच्चों को नहीं पता, आप बच्चे बहुत छोटे हो, क्योंकि 10 साल तो माननीय मुख्यमंत्री जी को होने वाले हैं। 10 साल से पहले आप बहुत छोटे थे, जब नौकरी मिलती थी, आपके पेरेंट्स को पता है, जब वो पैसा देते थे, एक एक नौकरी का रेट लगता था, 25 लाख में थानेदार लगेगा, इंस्पेक्टर लगेगा, 50 लाख में ये लगेगा, 2 करोड़ में SCS लगेगा, इस तरह रेट खुलते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नाराजगी लेते हुए, और खास तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ता की नाराजगी लेते हुए कि अब हमारा राज आया तो हमारे बच्चे नहीं लगेंगे, इन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा के बच्चे और बच्चियां मेरे अपने बच्चे हैं, जो योग्य होगा पहले उसको मिलेगी, उससे कम योग्य को उसके बाद, आखिरी बच्चे तक की मैं चिंता करूंगा कि सबका रोजगार हो। और ये रोजगार की दृष्टि में भले ही इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में ये आज इतना बड़ा, चाहे मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सही मायने में ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाली आपके जो आज काम आप कर रहे हो, कि अगर हमारे बच्चियों को अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी, अपने आप में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। और जिस तरह से आयुष्मान भारत मोदी जी ने लागू किया और मनोहर लाल जी ने उसको 500 गुना ज्यादा करके, मैं समझता हूं उन्होंने BPL के लिए लागू किया पूरे देश में, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अपने बजट के अंदर जब ये घोषणा करी, पहले इन्होंने कहा 3 लाख वाले का, पहले तो 180 तक का था, फिर 3 लाख, फिर 3 से 6 वाले का, अब इन्होंने कहा कि 6 लाख से भी ऊपर जिसकी इनकम है वो थोड़ा सा अमाउंट देकर अपना 5 लाख का प्रत्येक सदस्य का बीमा करा सकता है। ये पूरी दुनिया में, अमेरिका के बारे में हम सुनते थे, पूरी दुनिया में हरियाणा पहला ऐसे राज्य हो गया जिसने हर अपने हरियाणवी को इस इंश्योरेंस के अंदर, मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवर कर दिया। वाकई में ही इस कदम से आपने सबका दिल जीत लिया। और 100 साल से जो लाल डोरे के अंदर लोग बैठे थे, जिनकी रजिस्ट्री नहीं थी, कब्जा से कब्जा बेचे जाते थे, उनको भी आपने मालिक बनाया। ऐसे बहुत अच्छे काम आपने किए हैं। जब तक ये हरियाणा रहेगा मनोहर लाल जी, आपका नाम रहेगा, क्योंकि आपने नेक नियत के साथ, ईमानदारी के साथ हर अच्छे काम को लागू करने में, भले ही लोगों की कितनी मर्जी नाराजगी रही हो। आज मेरा नंबर तो नहीं पड़ना था बोलने का, अनिल विज जी आ नहीं पाए किसी कारणवश से, तो मेरे को सुमिता जी और DC साहब कहने लगे कि संजय जी वो आए नहीं है तो आप बोल देना। मैं कहा साहब से पूछ लो मैंने बोलना है कि नहीं बोलना, अगर वो कहेंगे तो मैं बोलूंगा। तो साहब ने इजाजत दी कि बोले। मैं अनिल विज जी की तरफ से, आप उनका प्रतिनिधि समझ लिए, आप समझिए कि मैं उनके उस पर बोल रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, और करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते से मेरे क्षेत्र में भी आपने लगभग 200 करोड़ के जो ये काम, 250 करोड़ के काम आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे यहाँ के अब के MK गर्ग जी
जो कल्पना चावला के डायरेक्टर है। मैं मिला तो नहीं, लेकिन मेरी फोन पे कई बार बातचीत हुई है। और मैं कल्पना चावला मेडिकल के बारे में बताना चाहूंगा सीएम साहब को भी, आप तो बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी थे। कोविड काल के अंदर इस मेडिकल कॉलेज ने, इस मेडिकल हॉस्पिटल ने, कल्पना चावला हॉस्पिटल ने लोगों का दिल जीता है। जो भी यहां पर आया, यहां के डॉक्टरों ने बड़े दिल से सेवा करी। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मान्यवर सांसद महोदय, आपने आज के विषय पर अपने विचार रखे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार भी व्यक्त किया है। एक विषय आपने जो समाज के लिए निवेश की बात है उसको बीच में आपने समय के अभाव में शायद छोड़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच इसी से जाहिर होती है कि वो कहते हैं कि स्वस्थ होना और स्वस्थ रहना दो अलग अलग विषय पर, जिनको उनकी जो संवेदनशीलता है चिकित्सा के प्रति, आज उसके छोटा सा प्रमाण भी आपको मिला है। चिकित्सा और शोध ऐसे विषय हैं जो आम जनमानस की आवश्यकता है। उन्होंने विधानसभा में भी ये बात कही है कि दैविक भौतिक तापा, यानी किसी प्रकार का ये शारीरिक और मानसिक कष्ट ना हो, इसके लिए रामराज की स्थापना और उसमें सभी सुविधाएं भी हो। ऐसी शख्सियत, ऐसी विभूति जो हम सबके लिए सर्वांगीण विकास में हमारे आशीर्वाद के रूप में हमें हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनका दिनचर्या आप सब अगर देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे किस प्रकार से जन जन तक पहुंचकर ये आपकी अपनी सरकार को किस प्रकार से वो प्रेरणा, मार्गदर्शन, ऊर्जा देते हैं। उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करें जोरदार तालियों से। ऐसी विभूति जिनका वाग वैभव, जिनकी संप्रेषण क्षमता, विषय परिपक्वता बहुत गरिमा पर है, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइएगा आप। बैठिए। मंच पर विराजमान हमारे अपने इस क्षेत्र के लोकसभा में सांसद श्री संजय भाटिया जी, हमारे विधायक घरौंडा से श्री हरविंदर कल्याण जी, हमारा जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर साकेत जी, चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन श्री आरसी मिश्रा जी, हमारी वाइस चांसलर पीजीआई रोहतक डॉक्टर अनीता सक्सेना जी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर गर्ग जी, कानपुर मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर दुरेजा जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, डॉक्टर लोचब जी भी आए हैं। डॉक्टर लोचब रोहतक से हमारे डायरेक्टर, उपस्थित सभी नगर के हमारे प्रतिष्ठित नागरिकगण, अपने इस मेडिकल कॉलेज के हमारे छात्र छात्राओं, उपस्थित बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही एक सुंदर अवसर मैं आज देख रहा हूं कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन का विभाग है वो निरंतर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि हमने 2015 में एक टारगेट अपने सामने रखा था कि हमारे डॉक्टर्स की संख्या हरियाणा में बहुत कम है और इन डॉक्टर्स की संख्या यदि बढ़ानी है तो स्वाभाविक है मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कुछ अन्य प्रांतों का अध्ययन किया, बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस खास करके कर्नाटक में आबादी के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो अथवा प्राइवेट हो, ये हमको देखने को मिले। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, मन ने उत्तर दिया कि हाँ बना सकते हैं। तो हमने घोषणा कर दी कि हरियाणा में आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां
एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। 9 अन्य जिलों में हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस वो प्रक्रियाधीन आ गए हैं। कहीं निर्माण शुरू हो गया है, कहीं शिलान्यास हो गया है, कहीं जमीन को चिन्हित करके उसको ले लिया गया है। 3 अभी कॉलेज ऐसे हैं जमीन ले ली गई है और वहां शिलान्यास अभी संभव हुआ तो आचार संहिता लगने से पहले, और नहीं तो उसके तुरंत बाद ये शिलान्यास भी हो जाएंगे और आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा उसका, उसमें एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली उस समय 750 MBBS के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज शायद 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है, 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग ऐसी MBBS के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। और जो 3600 होगा, हमें हर साल यदि 2000 डॉक्टर पढ़ लिख करके हरियाणा में भी काम करने लग जाए तो हमें आज की आवश्यकता लगभग 28,000 डॉक्टर्स की है। उस समय तक हो सकता है ये आवश्यकता 35,000 40,000 डॉक्टर की भी हो सकती है। ऑन एवरेज अगर एक डॉक्टर 20 से 25 साल भी काम करे तो 2000 डॉक्टर के हिसाब से 40,000 डॉक्टर्स हमारे अपने हरियाणा में जो डॉक्टर बनते हैं उनसे हरियाणा का गांव-गांव तक की चिकित्सा ये हमारे काबू में होगी। हर गांव-गांव में 6,500 गांव हैं, हर गांव में 1, बड़े गांव में 2, बाकी शहरों में और ज्यादा, जहां बड़े हॉस्पिटल में उससे थोड़ा ज्यादा, मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स होंगे। तो ऐसे सब डॉक्टर्स के द्वारा हम हर अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का है क्या यानी प्रदेश का हर नागरिक जिस भी प्रकार की सुविधाएं हम स्वास्थ्य विभाग में दे सकते हैं वो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अभी संजय जी ने जैसे ध्यान कराया कि देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, वो पहले BPL परिवारों की थी। BPL परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, उनके लिए वो फ्री 5 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। हेल्थ की बीमा, जीवन बीमा नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में, हमने उस सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया। जो 15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1,500 रुपए का प्रीमियम लेकर के साल का उसको बढ़ाया, तो उसमें 7 लाख परिवार और जुड़ गए, वो 36 लाख परिवार हो गए। फिर भी डिमांड आई लोगों की कि थोड़ा पैसा और बढ़ा दीजिए, चाहे प्रीमियम बढ़ा करके सबको कवर करें। डिमांड तो सबकी नहीं थी, 6 लाख तक थी, फिर 10 लाख तक आई। इस बजट को बनाते समय विचार किया कि बार बार 6 लाख 10 लाख इसको क्यों, जो प्रीमियम बनता है जो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम क्यों नहीं सबको कवर कर लें। तो कल ही बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू कवर ऑल द सिटीजन, ऑल द फैमिलीज ऑफ द स्टेट। 5,000 रुपया कोई ज्यादा नहीं होता है, रिस्क को हमने कवर करना है। मैं कई बार पूछता हूं कि बताइए इसका लाभ कौन कौन लेना चाहता है,
कुछ लोग अनजाने में हाथ खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा लाभ कब मिलेगा? पहले बीमार होना पड़ेगा, फिर इलाज कराना पड़ेगा, फिर लाभ मिलेगा। आप चाहते हो कि नहीं? हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हम 5,000 रुपये भर के रिस्क तो कवर कर लेंगे। रिस्क इसलिए कवर करना पड़ता है कि कहीं ऐसा हो गया तो खर्च बहुत ज्यादा होगा। अगर नहीं कुछ होता और 5,000 रुपये में अगर हमारा रिस्क कवर होता तो कोई नहीं, 5,000 रुपया साल का एक फीस दे देंगे। लोग समझते हैं इस बात को। मैं चाहता हूं किसी को आवश्यकता न पड़े, लेकिन फिर भी इस रिस्क को कवर करने के लिए 4,000 रुपया या 1,500 रुपया या 5,000 रुपया आज के युग में बड़ा नहीं है। जो कंपनीज भी इंश्योरेंस करती हैं वो भी एक इंडिविजुअल फैमिली का आज 12 से 15,000 रुपया उनका लगता है, और हमने उसको 5,000 में कवर किया है। तो इससे बड़ी सुविधा मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में, और इससे ज्यादा अभी नहीं बढ़ सकती। ये हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस सबसे बड़ी है। तो मित्रों, जैसा आज बताया गया कि 2 जगह पर तो हमने, क्योंकि ये भी घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर जो बड़े हॉस्पिटल हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट वार्ड ये जरूर होने चाहिए। बहुत कम हैं, कहीं 2-4 जगह 5 कमरे 4 कमरे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्राइवेट वार्ड की भी आज आवश्यकता लोगों को रहती है। लोगों के पास साधन है, पैसा है, खर्च करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड के नाते से सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। सरकारी में प्राइवेट वार्ड होना चाहिए। तो ऐसे 2 जगह प्राइवेट वार्ड, एक रोहतक पीजीआई में और दूसरा कल्पना चावला नहीं कुटेल में। कुटेल की जो अपनी यूनिवर्सिटी बन रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान जो विश्वविद्यालय है, वहां भी एक प्राइवेट वार्ड। तो ऐसे 2 जगह के प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास किया गया है। और ऐसे ही कल्पना चावला ये जो अपना मेडिकल कॉलेज है, इसका 2nd फेज इसका आज शिलान्यास हुआ है ताकि और इसका विस्तार हो सके। और इसी प्रकार खानपुर मेडिकल कॉलेज का फेज 3 उसका भी आज शिलान्यास किया है। और सफीदों में नर्सिंग कॉलेज सफीदों का भी कुछ वर्ष पहले उसकी घोषणा की थी, आज उसका भी शिलान्यास किया है। तो ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट हेल्थ केयर को लेकर के, मेडिकल एजुकेशन को लेकर के, जिसकी कुल कीमत 821 करोड़ रुपया है, इसका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्षेत्र के अंदर समय समय पर बड़ी बड़ी योजनाएं एक साथ हमने पहले भी की हैं। अभी यमुनानगर में मई 2023 में 46 संस्थान, उनका उद्घाटन एक साथ किया था। उसका भी 229 करोड़ रुपए की लागत आई थी। एक साथ बहुत सी व्यवस्थाएं वहां दी गई थी। इस बार हमने बजट भी, कल ही जो बजट की घोषणा की है, स्वास्थ्य के नाते से 24% की बढ़ोतरी करके, और ये 9,500 करोड़ रुपए का बजट पहली बार इस बार किया है, ताकि हमारे इलाज के नाते से इन व्यवस्थाओं में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक योजना और हमने शुरू की, निरोगी योजना। आयुष्मान तो है, जब बीमार हो जाए इलाज के लिए व्यक्ति संस्थान में, हॉस्पिटल में जाता है, इलाज होता है, उसका खर्च उसको नहीं करना पड़ता 5 लाख रुपए तक। लेकिन निरोगी योजना यह है कि एक ठीक ठाक आदमी, स्वस्थ आदमी अपना काम सामान्य कर रहा है, उसके कुछ टेस्ट कर लिए जाए, और टेस्ट करने के बाद पता तो लगे कि कहीं इसको कोई प्रारंभिक बीमारी हो तो नहीं गई। कई बार व्यक्ति लापरवाही या उसको जानकारी नहीं होती, इसलिए चलता रहता है। और जब जो बीमारी होती है किसी एक फेज में, ऐसे फेज में पहुंच जाती है, जब शरीर को कष्ट होना शुरू होता है, तब व्यक्ति जाकर के इलाज कराता है। तो हमने ये भी अब शुरू किया कि इस 2 वर्ष के अंदर प्रदेश के हर नागरिक का, पहले गरीब नागरिक, उसके बाद सामान्य नागरिक की, सब उनका ये टेस्ट ये करवाया जाएगा। अभी तक कुल मिलाकर 2,26,00,000 लैब टेस्ट, व्यक्तियों की कितनी संख्या है ये तो इसमें मेरे पास नहीं है, लेकिन इतने टेस्ट हमारे लैब्स ने, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो किए जा चुके हैं। और उसका एक डाटा ये भी हम प्रिजर्व करते हैं कि उस डाटा के आधार पर उसका इलाज भी आगे कोई डॉक्टर करना चाहे तो कर सके। उसका एक डाटा बैंक, एक कार्ड इस रास्ते से बनाया जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 17,000 बच्चे ऐसे निकले हैं 0 से 6 साल के, जिनको कोई ना कोई छोटी मोटी कमी ये ध्यान में आई है। उन सब 17,000 की
जो प्रारंभिक उनकी आवश्यकता है उसके इलाज की, उसके शरीर के नाते से कोई कमी, उसको दूर करने के लिए उनको एडवाइस कर दिया गया है। तो बच्चे भी अगर प्रारंभिक स्टेज में अगर नहीं ध्यान करेंगे तो आगे चल करके उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, कद छोटा रह जाएगा, वजन कम हो जाएगा, किसी बीमारी से ग्रसित होकर के कोई उसकी पीड़ा बाद में होगी। तो इसलिए निप द एविल इन द बड, अगर ये हम सिद्धांत अपनाएंगे तो स्वस्थ रहने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमने बीमारी का इलाज, हमारी जो एलोपैथी साइंस है बहुत तरक्की कर गई, बहुत आगे तक बढ़ गई है, चाहे मेडिसिन हो चाहे सर्जरी हो। लेकिन बंधुओं, एक विधि अपने देश की प्राचीन विधि वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी हमने बहुत प्रगति की है। आयुर्वेदिक का मूल मंत्र होता है कि उसको निषेधात्मक चीजों का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, ये चीज करनी है, ये नहीं करनी है। व्यक्ति स्वस्थ कैसे बना रहे, वो स्वस्थ कैसे रहे, बीमार न पड़े, इसके लिए आयुर्वेद विधि को भी, देश की प्राचीन विधि है, इसको में आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अभी कल ही हमने घोषणा की कि गांव-गांव में जो व्यायामशालाएं हमारे यहां जो बनी हैं, उन व्यायामशालाओं के साथ एक 3 कमरे का छोटा सेट बना करके वेलनेस सेंटर, उस वेलनेस सेंटर में जो आयुष्मान, जो हमारे योग सहायक है, उन योग सहायकों को और कुछ नहीं तो डाइटिशियन का एक कोर्स करा करके, जैसे हमारी नानी दादी पहले बताया करती थी कि बेटा ये खाना, ये नहीं खाना, इसके ये खा करके इसके बाद ये नहीं खाना, ये परहेज रखे जाते थे। आज हम सब परहेज भूल गए हैं। आज तो सायकाल दही भी खाएंगे, उसके बाद फिर दूध भी पी लेंगे। अब ये दाल कौन सी खानी है, उसके बाद दूध कौन सा पीना, पानी कम पीना का ज्यादा पीना, खाने से पहले पीना के बीच में पीना के बाद में पीना, इनका चीजों का शरीर पर असर होता है। आपने गर्मी में क्या खाना है, सर्दी में क्या खाना है, वर्षा में क्या खाना है। पुराने समय में वर्षा में तली हुई चीजें खाई जाती थी, गुलगुले बनाते थे, पकोड़े बनाते थे, पूड़े बनाते थे। क्यों? क्योंकि वर्षा के दिनों में फफूंद लगता है खाने में। अगर तल के चीज खाएंगे तो फफूंद नहीं लगेगा। बरसात के दिनों में पेचिस बहुत ज्यादा क्यों होता लोगों को? अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं तो वही पुरानी सुनी सुनाई बातें बता रहा हूं। वो उस समय की परंपराएं बन गई थी। ये नवरात्रे शुरू हुए अप्रैल में, इसलिए शुरू हुए कि नया अनाज जो गेहूं आता है, उस नए अनाज को ठीक से पहले धोना, सुखाना, फिर उसको, क्योंकि नया अनाज का जो खाना होता है वो एकदम पेट को सूटेबल नहीं होता है। शरीर हमारा ठीक रहे, 9 दिन का व्रत ये रखने का अभ्यास उस समय था। ये सारी आयुर्वेदिक पद्धतियां, जड़ी बूटियां, उसका उपयोग, हल्दी का उपयोग क्या करना है, काली मिर्च का उपयोग क्या करना है, काले नमक का उपयोग क्या करना है, अब ये विधि भूल गए हैं सर। तो ऐसे डाइटिशियंस को इस प्रकार की सारी चीजों का बता करके, और वो गांव-गांव में योग भी कराएं। सुबह 3 घंटे 4 घंटे योग करा सकते, बाद में 3 घंटे 4 घंटे वहां बैठ करके गांव के लोगों को जो पूछने के लिए आएगा, सामान्यतः उनको बताना, इकट्ठे करना, उनको समझाना कि खाने पीने में ये चीज का उपयोग करो, ये नहीं करो। आज हमारा खाना पीना दूषित, कुछ तो अनाज दूषित, कुछ खाने पीने का प्रकार वो बेढंगा, और फिर कुछ जगह आते जो लग गई उल्टा सीधा पीना, उल्टा सीधा खाना। आप समझ गए होंगे, उससे शरीर बिगड़ते हैं, मन, बुद्धि, मस्तिष्क सब बिगड़ता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखने के लिए हमको इसी विज्ञान के माध्यम से प्रयत्न करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोग स्वस्थ रहें। एक ने मुझे कहा कि आपका बजट बहुत बढ़ जाएगा, इस आयुर्वेद को आप आगे बढ़ाएंगे, आप वेलनेस सेंटर खोलेंगे, आप आयुष्मान के ये आप आयुर्वेद के तरीके से चलेंगे, योग के तरीके से, बजट तो बहुत बढ़ जाएगा। मैंने कहा हाँ बढ़ेगा, लेकिन मेरा बजट कम भी हो जाएगा। कम कहाँ होगा? लोग यदि बीमार नहीं होंगे तो मुझे अस्पताल में, मुझे मेडिकल साइड में उधर खर्च कम करना पड़ेगा। अगर ये स्वस्थ रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन के जो कई साल खराब हो जाता है बीमारी कारण से, उसका शरीर जब अस्वस्थ होता है, उसके कितने दिन साल में बचेंगे कि स्वस्थ रह करके काम अच्छा करेगा।
तो सामाजिक लाभ जिसकी बात हो रही है, सामाजिक लाभ इस प्रकार से भी गिनना पड़ता है, हर चीज पैसे से नहीं ली जाती है। तो हम लोग इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जो विषय है प्रिवेंटिव हो या क्योरेबल हो, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी ये जो विधि है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे एलोपैथी है, चाहे उसके अंदर मेडिकल एजुकेशन है या हेल्थ सेक्टर है, इन सब पर पूरा बराबर ध्यान रखा हुआ है। यानी छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध आयु तक के व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इन सब चीज़ों पर बहुत बारीकी से सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज के जो 5 प्रोजेक्ट जिसका यहाँ शिलान्यास किया गया है, ये उसको और आगे बढ़ाएगा। इस अवसर पर हमारे खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात जो और मेरी टिप्पणी में उसको अच्छे ढंग से कहना चाहूँगा कि हमने पानीपत में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया था, तो वर्ष उसमें भले ही 2016 आज 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 7 वर्ष के बाद आज उसके परिणाम को जो देखने को मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज पढ़ाई के अंदर जिनके अंदर आज मैं देखता हूं कि गर्ल्स हैव आउटनंबर्ड बॉयज। यानी आज 50% से भी ज्यादा आज लड़कियां बच्चियां ही उस पढ़ाई में बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज उसका एक उदाहरण है। वहां जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां 55% हो गई है, 55%। तो वही आज दृश्य मैं यहाँ देख रहा हूं। अब या तो जो मेरी बात है वो यहाँ लागू है, या फिर केवल उपस्थिति लड़कियों की ज्यादा दिख रही है, लड़कों की कम दिख रही है। जो भी हो, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मान्यवर। 2,80,00,000 सदस्यों के परिवार के मुखिया के नाते कहिए, एक राजनीतिक संत के नाते कहिए, जो परोपकार की बातें आपके मुखारबिंद से हमें सुनने को मिलती हैं, वो निश्चित रूप से उस आशीर्वृष्टि से हम अभिसिंचित होते हुए अपने आप को धन्य समझते हैं। हमें नए जोश, नई ऊर्जा का आभास होता है। उसके लिए आपने आज अपना उद्बोधन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी जिस प्रकार से आपकी अपनी हम सब की सरकार का ये परंपरा रही है कि जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं, तो आप मेरी बात को बखूबी समझ गए होंगे जरूर इस विषय में। आइए उद्घाटन के अवसर की भी हम प्रतीक्षा करें और इन्हीं के दस्ते मुबारक से इन परियोजनाओं का उद्घाटन भी हो, ऐसी मंगल कामना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही पुनीत अवसर भी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पूर्णिमा और जैसे आज ये राजनीतिक संत आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आशीर्वृष्टि से कृतज्ञता के साथ नवाजा है, मुझे स्मरण आ रहा है आज माघ पूर्णिमा है और ऐसे ही एक सामाजिक संत रविदास जी का जन्मदिन भी है। और आज का ये जो संयोग है, बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्होंने भी समाज के उद्धार के लिए बहुत कार्य किया। उनके 40 ऐसे जो प्रवचन हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भी हैं। ऐसे संत और यहाँ राजनीतिक संत, ये युगल निश्चित रूप से आज के दिन को बहुत महत्व प्रदान करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, आज के दिन श्री गुरु रविदास जी की आज जयंती का दिन है और हमने पीपली में गुरु रविदास जी के